नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टीम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ओके, बेसिक कंसेप्ट इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं हम। बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 लास्ट 2 लेक्चर्स में हो गया था एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 3 छोटा सा पोर्शन रह गया था बेसिक कंसेप्ट के अंदर, वो भी मैं लेते हुए चलता हूँ। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट पढ़ा था हमने कि प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या होती है, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर इटसेल्फ के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, उसका असेसमेंट कर लेते हैं, अगले साल का वेट नहीं करते, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, राइट। अब चलते हैं आगे। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4 जब स्टार्ट हुआ था बेसिक कंसेप्ट, तभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 4 हमारा चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स का। तो चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये होता है जो चार्ज करता है इनकम टैक्स, जिसके ऊपर चार्जेबिलिटी पावर होता है जिस सेक्शन के अंदर, राइट है। क्या लिखा हुआ, इट इज़ द चार्जिंग सेक्शन विच प्रोवाइडेड दैट टैक्स शैल बी चार्ज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। ये बोलता है उस चार्जिंग सेक्शन के अंदर बोला हुआ है 4 के अंदर कि भैया ये जो टैक्स है वो चार्ज होगा एक प्रेस्क्राइब्ड रेट के हिसाब से चार्ज होगा, जो कि एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। एनुअल फाइनेंशियल एक्ट मैंने बताया था आपको, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि क्या होता है हर साल बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, उसको बजट पेश करता है, उसके अंदर एनुअल फाइनेंशियल एक्ट देता है। वहाँ पे रेट्स को अगर चेंज करनी हो तो चेंज करेगा, नहीं तो एज इट इज़ पिछले साल की है वो भी रख सकता है। तो ये बोलता है सेक्शन 4 बोलता है टैक्स चार्ज होगा उसी रेट से जो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के अंदर होगी। द चार्ज इज ऑन द एवरी पर्सन स्पेसिफाइड इन द 231। अब तो समझ में आ गया सेक्शन 231। बिल्कुल सर, हमें याद है सेक्शन 231 आपने बताया था पर्सन की डेफिनेशन। ये बोलता है ये जो टैक्स है वो हर एक असेसी पे लगेगा, हर एक पर्सन पे लगेगा जो सेक्शन 231 के अंदर डिफाइंड है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम। टैक्स किस पे चार्ज होगा, टोटल इनकम पे होगा। अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में अर्न की गई है यानी फाइनेंशियल ईयर में अर्न की गई है उसके टोटल इनकम पे चार्ज लगेगा। एंड नॉट द असेसमेंट ईयर, ध्यान रखना असेसमेंट ईयर में जो इनकम कमाई है उस पे नहीं लगेगा, प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई है उसकी टोटल इनकम पे हमेशा क्या होगा, उसके ऊपर रेट लगेगा, टैक्स लगेगा, राइट है। और कुछ एग्जाम्पशंस भी है, सर्टेन एग्जाम्पशंस है जो दे रखी है, अपन पढ़ेंगे सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या एग्जाम्पशन है वो आगे लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सेक्शन 4 क्या बोला चार्जिंग सेक्शन, कि भैया एक तो रेट ऑफ चार्ज होगा जो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट में होगा, दूसरी बात बोलता है वो रेट टोटल इनकम पे चार्ज होगा जो प्रीवियस ईयर में कमाई है, तीसरी बात बोलता है ये क्या कि वो हर एवरी पर्सन पे लगेगा, जो कि हर वो इंसान पे लगेगा जो कि सेक्शन 231 के अंदर क्या है, डिफाइंड है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, टैक्स शैल बी लेवाइड इन अकॉर्डेंस विथ एंड सब्जेक्ट टू वेरियस प्रीवियस प्रोविजंस कंटेन इन द एक्ट। यानी ये टैक्स लगेगा लेकिन इन अकॉर्डेंस विथ किसके, जितने भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग्स में लगेगा। यानी कहीं पे एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन देना है, कहीं पे कम चार्जेबिलिटी लगनी है तो कम, कहीं डिडक्शन ज़्यादा देना है तो डिडक्शन देना है। वो जैसे जैसे प्रोविजन एक्ट में बोलता है वैसे वैसे चार्जेबल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 4 सीधी सीधी बातें करता है। ठीक है, अब इसमें नोट्स क्या है, नोट्स है दिस सेक्शन इज द बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। सीधी सी बात है, मैंने बोल दिया अगर चार्जिंग सेक्शन है मतलब वो क्या है, उस सेक्शन चार्ज करता है, यानी मेन सेनापति, मेन जो आगे सबसे ज़्यादा लीड करता है ना वो है। तो सेक्शन 4 क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेनापति है, तो वो क्या है, मेन बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यानी सारी पावर इसी सेक्शन से मिलती है कि आप किसी के ऊपर चार्ज कर सकते हो। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन स्प्रिंग फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। इसी सेक्शन से टैक्स लाइबिलिटी स्टार्ट होती है, उसके ऊपर लागू होती है, लेवाइड होती है। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो आगे के सेक्शन कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। चलो रेट ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं। रेट ऑफ टैक्सेशन जो अपना ये लेक्चर है पूरे रेट ऑफ टैक्सेशन पे चलेगा। तो रेट ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या हुआ, तो हमारा अगर असेसमेंट ईयर 2021 की बात करूँ मैं, कितनी 2021 की, असेसमेंट ईयर 2021 यानी प्रीवियस ईयर कितना, सर ये तो हमें पता है, अगर आप 20-21 की बात कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर 19-20 की भी बात करो, यानी 19-20 में जो इनकम कमाई है उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगी, जो कि इसका असेसमेंट कब होगा, 20-21 के अंदर होगा, और उसकी रेट ऑफ टैक्सेस क्या होगी वो आपके सामने है, राइट। देखेंगे हमेशा 3 भागों में बांटा गया है, ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि भैया जो 60 साल से नीचे लोग हैं उनकी रेट थोड़ी अलग होगी, जो 60 और 80 के बीच में है उनकी रेट अलग है, और 80 से ऊपर है उनकी अलग। जो 60 से नीचे है वो इंडिविजुअल नॉर्मल, जो 60 से नीचे वो 60 और 80 के बीच में, 60 से यानी ऊपर हो गए तो उनको हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन, और 80 से ऊपर हो गए उनको हम नाम दे देते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, यानी और भी बूढ़े। तो उन लोगों की और भी अलग तरीके से रेट होगी। ठीक है, छोड़ी एग्जाम्पशन ज़्यादा दे रखी है। देखिएगा इंडिविजुअल है
HUF है, AOP है, BOI है, AGP का मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी महादेव जी। तो बोलते हैं ये जो चारों, ये 1 2 3 4 5 पाँचों है ना, इनका रेट ऑफ टैक्सेशन सेम है, इनका रेट ऑफ टैक्सेशन सेम है। इन सबको हम इंडिविजुअल मानते हुए काम करेंगे, और इंडिविजुअल यानी आप और हम हैं, तो हमारी टैक्सेशन रेट क्या है, तो पहले 2.5 लाख तक, फर्स्ट 2,50,000 तक क्या है, नील। फर्स्ट 2,50,000 तक क्या है, नील है, जो कि आगे चेंज हो गया, 5 लाख हो गई उसकी लिमिट, लेकिन अभी हम 2.5 लाख पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एनुअल फाइनेंशियल, जैसे आप एग्जाम्स के अंदर आगे जाओगे, जैसे अगर आपके अटेम्प्ट्स भी नेक्स्ट होंगे या कम्पिटिटिव एग्जाम में आप आगे वाले एग्जाम दोगे, तो हमेशा आपको एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के कुछ अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, वो हमेशा हम डालते रहेंगे। जैसे अगर 21-22 की बात करें, इसके जस्ट बाद की बात करें 21-22 असेसमेंट ईयर की, तो उसके अमेंड्स नोट्स हम डाल देंगे, और जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा आपके लिए वो हम डाल देंगे। अभी के लिए क्या है, पहले 2.5 लाख के लिए क्या है, नील रेट ऑफ टैक्सेशन है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से नीचे वाले को लिए क्या होगा, कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर किसी की इनकम है तो कि सर उसके लिए 5% रेट ऑफ टैक्सेशन है, ठीक है। 5 से 10 के बीच में है तो सर 20%, और 10 लाख के अबाउ है तो 30% है। सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 5 लाख से, 2.5 लाख से, 3 लाख के अबाउ, उसको मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसको मैं आपको कहाँ समझाऊँ, इसको मैं आपको एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, देखिएगा ज़रा, अगर किसी की इनकम फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, उसकी इनकम है कितनी, कि सर उसकी इनकम है 2 लाख रुपए। इनकम की बात करूंगा तब किसकी बात करूंगा, सर वो तो टोटल इनकम होगी, उसी पे टैक्स लगेगा। उसकी टोटल इनकम कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है। अगर 2 लाख रुपीज़ है तो क्या उसके ऊपर टैक्सेबल लगेगा, वो 60 साल के नीचे वाली बात मानते हैं अपन, ठीक है ना। उसके बाद तो एज इट इज़ चल जाएगा। तो 2 लाख से नीचे उसकी इनकम है तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं सर, क्योंकि पहले 2.5 लाख रुपए तक क्या है सर, नील टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मिस्टर वाई, इसकी इनकम कितनी है, सर इसकी इनकम 3 लाख है फॉर एग्जांपल। अगर इसकी टोटल इनकम कितनी है, 3 लाख है, तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा, सर 2.5 लाख तक तो कोई नहीं, कोई बात नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, नील है। लेकिन 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में अगर किसी की इनकम हो तो उसके ऊपर 5% है, ये आपने अभी बताया था, ठीक है। तो क्या ये बीच में आ रहा है, बिल्कुल सर, 50,000 इसके 2.5 लाख से ऊपर हो रहे तो इस पे ऊपर 5% लगेगा। रिबेट है, रिबेट आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए, ठीक है। मिस्टर जेड का बताइए, मिस्टर जेड की इनकम है भैया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 19,80,000, कितनी, 19,80,000। अब बताइए इसका टैक्स कैलकुलेशन, ये इसकी टोटल इनकम है, ठीक है, ये इसकी टोटल इनकम है। अब बताइएगा इसका कि सर पहले 2.5 लाख रुपए तो इसमें से निकाल लो, जिसके ऊपर तो नील है टैक्स। दूसरे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में उसके ऊपर 5% है। तो सर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना होता है, कि सर ये तो होता है, कितना होता है, 2.5 लाख होता है, कितना होता है, 2.5 लाख गैप है। तो सर इस 2.5 लाख पे लग जाएगा 5%। फिर सर 5 लाख से, और ये 5 लाख से 10 लाख के बीच में है अगर, तो उसके ऊपर है सर 20% है, कितना है, 20%। तो अगर 20% है तो बीच में गैप कितना हो गया, कि सर 5 लाख का गैप है, यानी इस 5 लाख पे कितना लग जाएगा, 20%। अबाउ 10 लाख है, अगर अबाउ 10 लाख है तो उसके ऊपर सर 30% है। तो अबाउट 10 लाख कितना हो गया, तो देखो 19,80,000 में से, 19,80,000 में से पहले 2.5 लाख तो ये निकाल लो, ठीक है सर, ये निकाल लिए। फिर ये 5 लाख निकाल लो, मतलब पहले 2.5 लाख तो ये निकाल लिए, फिर ये 2.5 लाख और निकाल लो इसमें से, कौन से 5% वाले। फिर ये 5 लाख निकाल लो, कौन से 20% वाले। अब कितने बचे, कि सर 5 और 5 10, 10 बचे, 9,80,000 बचे। तो इस 9,80,000 पे कितना लग जाएगा, इस 9,80,000 पे 30% टैक्स लग जाएगा, 30% टैक्स लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको, फिर भी हो जाए तो मुझे बता देना आप, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं, ये तो सिर्फ टैक्स एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ कैसे एप्लीकेट होगा, ठीक है। चलो ये हो गया 30% 10 लाख के ऊपर, ठीक है। अब सीनियर सिटीजन दूसरा फेज, यानी 60 से 80 साल के लोग, वो क्या होने चाहिए, बीइंग अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट के लिए रेट नहीं है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के लिए होगा तो इंडिविजुअल होगा तो वही रेट लगेगी, ठीक है। बीइंग अ रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है, या HUF है, सॉरी सिर्फ इंडिविजुअल है, बीइंग अ रेजिडेंट और सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल है, तो उसका एज क्या हो जाएगा, और उसकी एज 60 साल से 80 साल के
बीच में हैं तो उन लोगों के लिए रेट हो जाएगी ये, बस कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ जो 2.5 लाख है वो यहाँ पे इनके लिए क्या कर दी गई, 3 लाख कर दी, यानी 3 लाख तक अगर इनकम कमाओगे तब तक आपका नील टैक्स होगा। बाकी सबकी रेटें सेम है, बस यहाँ जो 2.5 लाख था 3 लाख कर दी गई, और 3 से 5 यानी इसके बीच में गैप कितना हो गया, 2 लाख का हो गया, तो उसकी 5%, फिर 20%, फिर 30%, अबाउट 10 लाख। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन जो कि कौन है, रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ये सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन वाली स्कीम है, और किसी के लिए नहीं है। और इनकी एज क्या है, अबाउ 80 ईयर्स, अबाउ 80 ईयर्स अगर ये है और भी है तो इनकी सिर्फ पेंशन इनकम आती है, तो इन पे इतना टैक्सेबिलिटी 2.5 लाख तक तो पेंशन इनकम ऐसे भी हो जाएगी, तो फिर उनको टैक्स भरवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके लिए एक नई स्कीम कर दी, इनके लिए बोल दिया कि आपकी लिमिट वो जो 2.5 लाख थी पहले वालों के लिए, दूसरे के लिए 3 थी, आपके लिए कितनी कर दी गई, 5 लाख, यानी 5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने का जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, 5 के ऊपर जाते ही 5 से 10 वाला स्लैब, सेकंड स्लैब यानी ये वाला स्लैब यहाँ पे पूरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये बीच वाला स्लैब 5% वाला, तो आपके लिए 5 से ऊपर जाते ही आपके लिए 20% हो जाएगी, 5 से ऊपर जाते ही आपके लिए 20% हो जाती है, और अबाउट 10 लाख के लिए हो जाएगी 30%। और एक अच्छी मज़ेदार वाली बात बताऊँ मैं, अभी जो असेसमेंट ईयर है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से तो अभी टाइम है, अमेंडमेंट कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी तक, लेकिन अभी 21-22 असेसमेंट ईयर की बात कर दूँ या 20-21 जो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है वहाँ पे यही लिमिट चल रही है सबके लिए। लेकिन आप ध्यान रखने के लिए कि सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और इंडिविजुअल के लिए ये रेट्स है, राइट। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से सीधा 10 लाख वाली स्लैब है, 5 और 10 की, उसमें 20% है और लास्ट में 30% तो है ही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई, ये ध्यान रखना रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए ही ये स्कीम है, बाकी सबके लिए जो नॉर्मल जो है 2.5 लाख वाली वही है, ठीक है। अच्छा सर, कोई फर्म और LLP हो जाए तो, आपने तो यहाँ पे बात की सिर्फ किसकी, इंडिविजुअल HUF AOP BOI इसकी बात करी, और अगर कोई सर फर्म और LLP हो जाए तो सीधा अगर फर्म और LLP है तो उसकी टोटल इनकम है, उसकी होल टोटल इनकम है उसका 30% सीधा उसका टैक्स रेट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें स्लैब नहीं है। LLP या फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, जितनी भी पार्टनरशिप फर्म है उन पे 30% उसके प्रॉफिट के ऊपर क्या है, उसके टोटल इनकम पे क्या है, टैक्स रेट है। लोकल अथॉरिटी है तो वो भी 30% है, कोई देखने का काम नहीं है। सर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अगर है तो, अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है तो उनके फर्स्ट 10,000 तक तो कितना है, 10% है, यानी माफ कुछ नहीं है, पहले 10,000 तक इनकी क्या है, 10,000 है, 10% है, 10 से 20,000 की लिमिट है तो कितनी है, 20% है, और अबाउट 20,000 है तो कितनी रेट है इनकी, ये टैक्स रेट है, ठीक है ना, सारी तो कितनी होगी, 30%, यानी पहले 10,000 तक 10% है। अगर 5,000 उसका प्रॉफिट हुआ तो इसका 5,000 प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, या टोटल इनकम बोलेंगे अपन, ठीक है, प्रॉफिट मुंह से निकल रहा है मेरे, प्रॉफिट वही टोटल इनकम बन जाता है एट लास्ट, डिडक्शन लेस करने के बाद। तो 5,000 जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी टोटल इनकम है तो उसकी कितनी हो जाएगी सर, इस 5,000 का सीधा 10% कर दीजिए, क्योंकि 10,000 तो फर्स्ट 10,000 तक तो 10% ही है, और 10 से 20 का 20%, एंड देन अबाउट 20,000 30%, ये भी आ जाएगी। अच्छा, कोई कंपनी है तो सर, कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। देखो डोमेस्टिक है तो अलग चीज़ है, अगर फॉरेन है तो सीधा 40% है, को देखने की आवश्यकता नहीं है, 40% रेट टैक्स है टोटल इनकम पे, कोई देखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर डोमेस्टिक है तो हम ये देखेंगे क्या उसका 17-18 प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, अगर 400 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो 25% रेट लगेगी, और अगर इसके अलावा जो 400 करोड़ से नीचे टर्नओवर के अलावा जो भी है उन सबके ऊपर कितनी लगेगी, 30%, यानी हाईएस्ट 30% तो लगनी है। लेकिन अगर 400 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो आपकी कितनी लग जाएगी, 25% लग जाएगी। 5% का और डिस्काउंट दे दिया था मोदी जी ने पिछली वाले बजट में, और दे दिया था इनको, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। ये थोड़ी रेट्स याद रखनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। चलो, अदर रेट ऑफ टैक्सेशन, इसके अलावा भी कोई रेट ऑफ टैक्सेशन है, बिल्कुल है। कुछ स्पेसिफाइड केसेस में, कुछ स्पेसिफाइड सेक्शन में थोड़ी अलग रेट ऑफ टैक्सेशन है, देखते हैं। सेक्शन 112 है एक, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सेक्शन है, हम पढ़ेंगे आगे से आगे पढ़ेंगे, आप सिर्फ एक बार गो थ्रू कर दो, ठीक है। उसकी 20% है, अलग रेट है। फिर 112A है, जिसकी वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की खेल है, उसका 10% है। फिर आपका 11A है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसका 15% है। फिर 115BB है, जो कैजुअल इनकम से ये सट्टे वट्टे की इनकम है, उसका सीधा 30% है, उसमें कोई स्लैब नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे सीनियर सिटीजन या कोई भी हो। फिर 115BBD है, डिविडेंड इनकम है, उसका 10% है, ये भी पढ़ते हुए चलेंगे। और कुछ अनएक्सप्लेन्ड मनी या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसके ऊपर क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, तो उसका टैक्स रेट कितनी है, सीधी 60% टैक्स रेट है, उसका 60% टैक्स रेट है। समझो मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो आगे चलते हैं। सरचार्ज,
यहाँ तक तो टैक्स की रेट बात हुई। अब एक नई चीज़ डाली गई है सरचार्ज। सरचार्ज डाला गया इसलिए कि जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा टैक्स लिया जाए और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे, क्योंकि टैक्स रेट आज की तारीख में अगर मैं नॉर्मल, मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का टर्नओवर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, या मेरी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ ही है फॉर एग्जांपल, और 5 करोड़ टर्नओवर पे 25% लग जाएगा, या मेरे तो 5 करोड़ टर्नओवर पे 25% लग जाएगा, तो मेरे लिए कितना लग गया, कितना हो रहा है ये 1.5% कितना होता है 25, 1.25 करोड़ है, 1.25 जो भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। एट द सेम टाइम किसी का कंपनी का टर्नओवर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 करोड़ है, कितना 100 करोड़, तो उसके ऊपर भी 25% ही लगेगा। यानी ये 5 करोड़ वाला जो छोटा व्यापारी है, छोटा कंपनी चला रहा है कोई, इसके टर्नओवर पे 25% है, और जो 100 करोड़ वाला है उसके ऊपर भी 25% है, तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती है। नाइंसाफ़ी इन द सेंस, नाइंसाफ़ी तो कुछ नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कहती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि अगर 100 करोड़ वाला है तो उससे थोड़ा टैक्स ज़्यादा लेना है हमें, 25% लेना है, उसके प्लस 25% के ऊपर कोई सरचार्ज चार्ज करना है हमें उसके ऊपर, ताकि क्या हो, जो ज़्यादा अमीर है उससे हम ज़्यादा पैसा ले सके, राइट। तो इसको बोलते हैं सरचार्ज। द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ असेसमेंट ईयर, जो रेट अभी तक एप्लीकेबल है वो बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के पर्पस के व्यू से वो बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ और बीओआई है, अगर वेयर द टोटल इनकम, अगर किसी पर्सन की, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ, बीओआई, एजीपी है, महादेव जी है, कोई भी है, उनकी टोटल इनकम अगर एक्सीड होती है 50 लाख, यानी कितनी, 50 लाख की टोटल इनकम और 1 करोड़ की टोटल इनकम के बीच में कहीं इनकम उसकी होती है, यानी 50 से नीचे नीचे यानी छोटे हुए, उनके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है। 50 से ऊपर जाते ही और 1 करोड़ के बीच वाला अगर कोई है, तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट तो दे रहे हो, जो दे रहे हो आप, उसके ऊपर एक सरचार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, तो वो हो जाएगा 10% ऑफ इनकम टैक्स। 10% ऑफ इनकम, ध्यान रखना है 10% ऑफ टैक्स होता है हमेशा सरचार्ज। फॉर एग्जाम्पल इसका टैक्स बन रहा है, एटलास आपने कैलकुलेशन कर दिया, स्लैब से कैलकुलेशन कर दिया, और लास्ट में टैक्स इसका बना कितना, कि सर फॉर एग्जांपल इसका टैक्स बना 5 लाख रुपए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ 5 लाख बन गया, तो बोले इस 5 लाख तो बना है, ये तो आपको देना ही देना है, प्लस इसका 10% और बढ़ा दो, इसको हाइक कर दो, तो ये हो गया 5,50,000 आपको देना है, क्योंकि ये 50,000 हमने क्या लगाया, ये 50,000 हमने लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया आपके ऊपर, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, थोड़े ज़्यादा अमीर हो आप, ठीक है, यानी 50 और 1 करोड़ के बीच में है तो 10%। नेक्स्ट, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड, वो इंडिविजुअल एचयूएफ और इस तरीके के आदमी है और उनकी इनकम कितनी हो, 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में, यानी इनसे भी थोड़े और अमीर, 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में अगर है तो 10%, लेकिन अगर इसकी 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ के बीच में हो तो भैया 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में हो तो आपका 15%, आपसे 10 नहीं लेंगे, आपसे 15 लेंगे, थोड़ा और ज़्यादा लेंगे आपसे, राइट। और कोई ऐसा आदमी है जिसकी 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में हो तो कितनी, 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में, तो सर उससे 15 नहीं लेकर उससे 25 लेंगे, कितना लेंगे हम, 25%। ये सब ध्यान रखना, 25% ऑफ किसका, उस 5 लाख का, 5 लाख कौन सा, इनकम टैक्स, यानी 25% ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और कोई ज़्यादा अमीर हो, जैसे माल्या वाले जैसा कोई हो, तो जिसकी इनकम ही 5 करोड़ से ऊपर हो, अंबानी 5 करोड़ से इनकम ही ऊपर हो उसकी, या टोटल इनकम ही उसकी 5 करोड़ से ऊपर हो, तो भैया आपको 37% हमें देना पड़ेगा इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स तो देना ही देना है 5 लाख, उसके ऊपर 37% सरचार्ज और लगेगा, यानी इनकम टैक्स का प्लस 37, टैक्स का और 37% आपको देना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप लाख रुपए दे रहे हो तो 1,37,000 आपको देने पड़ेंगे, 37% ऊपर और देना पड़ेगा, राइट। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 10%, 15%, 25% और 37%, बाकी तो सब याद रह जाएगा, 37% याद रखने में थोड़ी तकलीफ होगी, याद करना है, समझो। पहले 50 से 1 करोड़, यानी 50 लाख के नीचे वालों के लिए कोई सरचार्ज नहीं है, 50 से 1 करोड़, 1 से 2 करोड़, 2 से 5 और 5 से अबव, ठीक है। अगर ये कोई फर्म और एलएलपी और इस तरह की लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उनका भी हम ये देखेंगे कि क्या उनका टर्नओवर, क्या उनका टोटल इनकम, सॉरी टर्नओवर की बात नहीं करें, उनका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, क्या उनका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है उनकी टोटल इनकम, तो भैया सीधा सीधा 12% ऑफ इनकम टैक्स आपको देना है, किसको, फर्म, एलएलपी या लोकल अथॉरिटी या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन तरह के लोगों को, ठीक है। कितना, 1 करोड़ से ऊपर 12% है, उससे ज़्यादा हम आपसे नहीं लेंगे, चाहे आपका 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, हम आपसे कितना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 12% लेंगे, ठीक है। अब मज़ा आएगा डोमेस्टिक कंपनी में। अगर कंपनी है और वो डोमेस्टिक कंपनी है, कंपनी दो तरह की, डोमेस्टिक या फॉरेन। डोमेस्टिक के अंदर इंडियन और दूसरी कौन सी होती है, सर आपने कुछ बताया तो था, इंडियन होती है और दूसरी होती है सर वो सारी कंपनियाँ जिन्होंने
प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट कर रखे हैं किसका, डिक्लेरेशन है पेमेंट और डिविडेंड विद इन इंडिया, तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। वेरी गुड। तो डोमेस्टिक कंपनी है और उसका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ के बीच में है, यानी 1 और 10 करोड़ के बीच में है, तो इनकम टैक्स की रेट तो है ही है। अगर 400 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो 25%, 400 ऊपर है तो 30% हाईएस्ट, ठीक है। और वो तो कैलकुलेशन होगा जो हो गई, लेकिन इसमें 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में अगर आपकी टर्नओवर है, बीच में अगर टर्नओवर, तो आपको 7% इनकम टैक्स और देना पड़ेगा सरचार्ज के रूप में, ठीक है। और ये अगर 10 करोड़ से ऊपर हो जाए तो सर भाई आपको सीधा सीधा 12% सजा देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, 12% हाईएस्ट कर रखी है आपके लिए, ठीक है। और यही अगर फॉरेन कंपनी है तो उसको थोड़ी सी छूट दे रखी है, क्योंकि हम इनकम टैक्स वहाँ पे यहाँ से 30 ले रहे हैं, उससे 40 ले रहे हैं, फिर उसके ऊपर और ले लेंगे तो बेचारा मर जाएगा। और बाहर के जो फॉरेन कंपनी वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इंडिया में कम आएगा, तो उनके लिए एक रिलीफ दे दी कि भैया 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है तो हम आपसे 2% ही सरचार्ज लेंगे, क्योंकि 40% तो ऐसे भी आपसे ले रहे हैं, और अगर आपका 10 करोड़ से ऊपर है तो हम आपसे 5% ऑफ इनकम टैक्स लेंगे एज ए फीस ऑफ सरचार्ज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, सरचार्ज, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा। अब एक शब्द आता है मार्जिनल रिलीफ। क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल इन ऑल ऑफ द अबव केसेस वेयर द सरचार्ज इज एप्लीकेबल। ये क्या होता है मार्जिनल रिलीफ, इसको बाद में देखेंगे, अभी आपके लिए काम का नहीं है, अभी आप मत देखिए इसको। मैं अलग से लेक्चर एक पूरा लूँगा इसकी सेक्शन के साथ 115J है, तो उसके तरीके मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ, हालांकि ये इतनी बात ध्यान रखो, इन सब के ऊपर मार्जिनल रिलीफ का एक प्रोविजन अप्लाई है, वो क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको रेट्स याद रखनी है, इसी लेक्चर से रेट्स याद रखनी है और ये आगे आपके काम आएगी। अब बात करते हैं रिबेट। 87 सेक्शन 87A के अंदर गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है? रिबेट दे रखी है किसको? जितने भी इंडिविजुअल्स है जिनकी क्या है, जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख से नीचे है। देखिएगा जरा, यहाँ देखिएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये क्या है? ये सेक्शन इज अवेलेबल फॉर द रेजिडेंट। ध्यान रखना, ये किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होती। यानी ऐसे छोटे छोटे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो पाती है, और वो क्या कर देते, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेचारों की 3.5 लाख हो गई, कितनी होगी? 3.5 लाख हो गई। आपने 2.5 लाख तक जीरो है, लेकिन 1 लाख का आपने 5%, 5,000 रुपये टैक्स बन गया फालतू का। समझे मेरी बात? 5,000 बन ही गया। तो आप बोलते हो ऐसे छोटे व्यापारी, उनको और छोटे बिजनेसमैन या जो टैक्स पेयर है, असेसी है, उनको और छूट दे दी गई एक एक्स्ट्रा, कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल और जिनकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है, उनको 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगा, और रिबेट जितना उसका टैक्स है उसका रिबेट मिल जाएगा। देखिएगा, द रिबेट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल, और जितना आप इनकम टैक्स पेबल, जैसे फॉर एग्जांपल अपने वाले केस में कितना बना था अभी? 5,000, क्योंकि उसकी इनकम कितनी थी? 3.5 लाख टोटल इनकम थी। 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं है, बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना हो गया? कि सर 5,000 रुपये हो गया। 5,000 या 12,500, हाईएस्ट कितनी दे सकते हैं हम रिबेट? 12 के रूप में 12,500 की रिबेट दे सकते हैं। विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे इसको 12,500 की चाहिए नहीं थी, इसको कितनी थी? 5,000 थी, 5,000 पूरी दे दी। अब इसको टैक्स कितना बनना है? कि सर 0 नील बनना है। हालांकि इसका 5,000 टैक्स बन रहा था रेट के हिसाब से, लेकिन 87A के अंदर रिबेट मिल गया, अब इसका टैक्स हो गया 0, टैक्स हो गया 0। समझ मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल अंडर 112A 10% लॉन्ग टर्म। ये एक अलग सी बात है, इसको ध्यान रखना, नोट करना, बाद में देखेंगे कि सेक्शन 112A के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। ये अलग सी बात है। ये क्या सेक्शन है वो जब पढ़ेंगे तब मैं आपको वापस इस रिबेट को रिकॉग्नाइज कराऊंगा, याद कराऊंगा, ठीक है। 87A याद है कि 5 लाख से कम जिसकी टोटल इनकम है उसको 12,500 हाईएस्ट मिलेगा, जितना टैक्स पेयर या 12,500 विच एवर इज लोअर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा किसको? हमेशा रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेल्स ऑन इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स तो लगा ही लगा, उसके ऊपर सरचार्ज लगा। सरचार्ज किस पे? जो 50 लाख के ऊपर है उनको सरचार्ज। फिर 87A की रिबेट भी दी हमने, जो 5 लाख है उससे नीचे वाले को 87A की रिबेट भी दी। अब एक और सेस लगेगा, उसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो लगेगा ही लगेगा, सब पे लगेगा, और किस पे लगेगा? हमेशा इनकम टैक्स पे ही लगेगा। 4% उसकी रेट है, 4% उसकी रेट है। 4% ऑफ सच इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, ये ध्यान रखना, वो किस पे लगेगा? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, है ना,
जो सरचार्ज आपने अभी कैलकुलेट किया था, वो सरचार्ज प्लस इनकम टैक्स जो अमाउंट होगा उसका 4% और देना पड़ेगा आपको एज ए फेस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल एंड लेवाइबल इन द केस ऑफ ऑल असेसीज, सब पे लगता है 4% सेस। इट इज़ लेवाइबल टू प्रोवाइड, ये किस लिए लगता है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रोवाइड एंड फाइनेंस क्वालिटी हेल्थ टू प्रोवाइड एंड फाइनेंस एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विस एंड क्वालिटी एजुकेशन। ये इसलिए लगाया जाता है, इसलिए इसको वसूल किया जाता है ताकि क्वालिटी सर्विस और क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके, किसको, हमारी जो क्या बोला हमारे देश में। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का एक अलग फंड होता है, सेस 4% लिया जाता है, वो सारा उस फंड में डाला जाता है, वो फंड यूज़ होता है। जैसे अभी कोरोना की महामारी थी तो हेल्थ में वो काम आया वही फंड, ठीक है। एजुकेशन में गरीब बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, सर्व शिक्षा अभियान है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हेल्थ और एजुकेशन के लिए हम 4% और टैक्स ले लेते हैं, वो सिर्फ इक्वली वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होता है और उसी के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये देखो कोई कमी खत्म, यहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया है। रेट से ये इस लेक्चर में और कुछ नहीं, रेट से और 87 एक ही बातें कर रखी है अपन ने, और थोड़ी बहुत बातें जो अपन ने की वो सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन की बात की, और एजुकेशन सेस और सरचार्ज लगाता है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट व्यू में करेंगे, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम स्टार्ट करेंगे, राइट। मेरा कोशिश ये रहेगी कि आपके सारे लेक्चर फटाफट करवा दूँ और एग्जाम से पहले आपको प्रिपेयर करवा दूँ, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो भी अभी स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आपको मैं प्रिपेयर करवा दूँ। थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बहुत कम हो रहा है, थैंक यू।